नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम लोग अपनी तैयारी को पूरी मजबूती के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। उसी दिशा में हम लोगों ने अपनी रणनीति में शामिल किया है कि हम लोग कंटेंट पढ़ने के साथ साथ इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यदि आपका लक्ष्य शिक्षा शास्त्र विषय से किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी उपयोगी होगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छी दिशा दे सकते हैं। चलिए हम सभी आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और अपनी तैयारी का स्तर समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, तो आज का अपना पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आदर्शवाद के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा जो शाश्वत मूल्यों को में विश्वास करती है और उन्हीं शाश्वत मूल्यों की आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति की ओर अग्रसर करते हुए व्यक्ति को एक स्वरूप प्रदान करने का कार्य करती है। इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य आत्मानुभूति कह रहा है, दूसरा आत्माभिव्यक्ति, आत्मानुभूति एवं आत्मा अभिव्यक्ति दोनों, और आत्मा अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक विकास। तो हम सभी जानते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। आत्मा अनुभूति एवं आत्म अभिव्यक्ति दोनों का उद्देश्य आदर्शवादी शिक्षा अपनी शिक्षा व्यवस्था में लेकर आगे चलता है। तो ये इस प्रश्न का जवाब होगा हमारा सी ऑप्शन, आत्मा अनुभूति एवं आत्म अभिव्यक्ति दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने छात्र को शाब्दिक पाठ ना पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव द्वारा सिखाओ। यह किसने कहा? तो टीपी नंद साहब ने कहा, रूसो ने कहा, टेलर ने कहा या जॉन डीवी ने इस बात को कहा। तो इन सभी जो दार्शनिक आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, इन सभी में आप जानते हैं कि ये व्यक्ति रूसो है जिसने किताबी यानी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है और इसके द्वारा जो प्रकृति के संसर्ग में आकर पढ़ने की या प्राकृतिक अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अधिकतम वकालत की गई है। तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा रूसो, अपने छात्र को शाब्दिक पाठ कम पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव द्वारा सिखाओ। ये किसने कहा है? ये रूसो की कथन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षा में यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार एक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण बात मस्तिष्क में रखने की है। क्या है? तो यथार्थवादी जो विचारधारा है वह यथार्थवादी विचारधारा जो चीजें सामने दिख रही हैं घटित होते हुए हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे हम सत्य मानेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षण विधि, पढ़ाई जा रही बात की सार्थकता तथा मूल्य, बालक की प्रकृति तथा पढ़ाई जाने वाली वस्तु का संगठन। तो हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु की बात पहले कही गई है, विचार से पहले क्या होना चाहिए? वस्तु। तो ये विचारधारा किसकी है? ये विचारधारा यथार्थवाद की है और प्रत्येक बात को यथार्थता के दृष्टिकोण पर, सार्थकता के दृष्टिकोण पर सही सिद्ध कर देने पर यथार्थवादी विचारधारा इसे सही मानती है। अगला अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का क्या अर्थ है। तो शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार हमारे तीन फाउंडेशन जो है, एक हमारा क्या है? एक हमारा फिलोसफी है, एक हमारा साइकोलॉजी है और एक हमारा सोशियोलॉजी है। तो इन तीनों फाउंडेशन पे जो तीसरा हमारा फाउंडेशन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसका क्या प्रमुख आधार है? शिक्षा को समाज के अनुसार बनाना, समाज को शिक्षा के अनुसार बनाना या समाजशास्त्र के ज्ञान को शिक्षा की समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त करना या सामाजिक परिदृश्य को समझना। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा और आप समझने का प्रयास करिएगा कि समाजशास्त्रीय आधार का मतलब कि समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप हम अपनी शिक्षा की समस्याओं का समाधान करें। जैसे समाजशास्त्र कहता है कि लोकतंत्र होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तो इन सभी बातों को हम अपने यहाँ समाज को शिक्षा देते समय भी माने। यही हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा समाजशास्त्रीय आधारों का या समाजशास्त्रीय ज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, बात आपको शायद समझ में आई होगी।
अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय में सामाजिक परिवर्तन सबसे शक्तिशाली किस चीज का कारण रहा है? औद्योगिक क्रांति में तकनीकी नवीनता, सांस्कृतिक पिछड़ापन, या उदीयमान सांस्कृतिक मूल्य, या धर्मनिरपेक्षता। तो हम जान रहे हैं इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस कारण से आगे बढ़ा है? तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए हैं, उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तकनीकी नवीनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पर हम समय देंगे, ना आगे बढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता? ऐसा कौन सा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता? वंशानुक्रम प्रभावित करता है, और फिर क्या है? सामाजिक व्यवस्था, माता पिता की शिक्षा, या पारिवारिक वातावरण। तो इस हिसाब से मानसिक विकास की जो बात हो रही है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है आपकी, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी अन्य चीजें महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं हमारे यहाँ अम्बेडकर जी का नाम मिलता है। कई जो परेशानियों को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो मानसिक विकास के लिए सामाजिक व्यवस्था उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें अधिकतम प्रभावित करती है इन चारों विकल्पों के आधार पर। अगला विकल्प कहता है कि निम्नलिखित में से सीखने का वक्र में जो पठार का कारण होता है वो कौन सा नहीं है? वेरी गुड। तो कौन सा नहीं है, यानी पढ़ाई हमारी आगे रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। किस कारण से? सीखने की अनुचित विधि से बिल्कुल नहीं। पुरानी और नई आदतों के बीच जब संघर्ष होगा, बिल्कुल नहीं। कार्य की सरलता होगी और शारीरिक सीमा। तो कार्य जितना सरलतम हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, वो हमारा क्या होगा, उसमें हमें सीखने में और उत्साह आगे बना रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अच्छा, ठीक। तो तीन आधार हमने प्रमुखता पढ़े हैं। एक तो हमारा शरीर गठन का आधार है ना। मनोवैज्ञानिक जब हमने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो उसमें एक हमारा व्यक्तित्व शारीरिक गठन है, एक हमारा सामाजिक है, और तीसरा हमारा कौन सा है? वो मनोवैज्ञानिक है। इसमें दो लोगों का नाम हम जानते हैं, किसका किसका? क्रेस्मर और सेल्डन का। इसमें किसका है? क्रेस्मर और सेल्डन का। इसमें किसका है? स्प्रेंगर का। सामाजिक मूल्यों के आधार पर कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो सामाजिक मूल्यों के आधार पर स्पेंगर ने। और मनोवैज्ञानिक के आधार पर किसने किया है? तो प्रमुखता से किसका नाम आता है? युंग महोदय का नाम आता है। तो देखिए इसमें कौन है, कहाँ बैठे? तो पहले बैठे हैं, ठीक है, नमस्ते। तो यही युंग जो है, युंग साहब जो होंगे, यही आपका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यय निर्माण के स्तरों का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। सबसे मतलब ये जो प्रश्न है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चलो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग जो होती है मनुष्य के मस्तिष्क में या बालक के द्वारा, वो उसका क्या चरण होता है? तो पहला चरण क्या है? पृथक्करण, तुलना, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परिभाषा निर्माण। तुलना, सामान्यीकरण, पृथक्करण, निरीक्षण। तो हम सभी जानते हैं, देखो बहुत बवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? हम अपनी आंखों से किसी चीज को देखेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? निरीक्षण होगा। या निरीक्षण की जगह पर कई जगहों पर क्या लिखा होगा? प्रत्यक्षण होगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रत्यय निर्माण का प्रथम स्तर क्या है? तो प्रथम स्तर क्या है? निरीक्षण या फिर प्रत्यक्षण लिखा होगा। जब प्रत्यक्षण करो, निरीक्षण करोगे, उसके बाद क्या करोगे? पुरानी चीज से इसकी क्या करना होगा? हमें तुलना करनी होगी, है ना। फिर क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे। तुलना करने के बाद उस वो चीज अगली चीज से या पुरानी चीज से कितनी समान है, कितनी अलग है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा पृथक्करण हो जाएगा। तीसरा क्या होगा हमारा? तो हम समझ लेंगे कि अच्छा ये वही है, पूरा उस तरीके से नहीं है, लेकिन उस जैसा ही कोई स्वाद है, ठीक है। और फिर इसी के बाद क्या होगा? हम यहाँ पर परिभाषा निर्माण कर लेंगे कि अगर मान लो कोई एक आम है, ठीक है, तो गोल गोल आम आपने खाया। आम हमेशा कैसे बना होता है? ये बात बढ़िया बना है, थोड़ा सा पिचक गया इधर, ठीक, उठा दिया, ठीक। तो ये आम है, इस तरीके से हम लोगों ने मोस्टली देखा है। और कोई आम ऐसे वाला मिल जाए, ठीक है, तो पहले देखेंगे, फिर इससे इसकी तुलना करेंगे, ये ऐसे मिल तो नहीं रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या, थोड़ा सा हम जान जाएंगे कि हाँ क्या है, अलग है। तो उसके बाद जब इसको हम खा कर देखेंगे, है ना, चख के देखेंगे, तो अच्छा अरे तो आम है, ये कौन सा वाला आम है? अरे गोलुआ वाला आम है ना,
एक गोल गोल आम आता है ना, कौन सा, तो ये वो वाला है। तो बस हम समझ जाएंगे कि हाँ अरे किस श्रेणी में आ रहा है, आम की श्रेणी में आ रहा है। तो हम समझ लेंगे, स्वाद के आधार पर हम कहेंगे ठीक है, इसकी एक परिभाषा बन जाएगी कि हर मीठा फल जिसकी महक इस प्रकार की होती है वो क्या कहलाता है, आम कहलाता है। वेरी नाइस। आम का सीजन आने वाला भी है, आ ही गया है, मान लो 2-4 बारिश और हो जाए। ठीक। कक्षा की गणित विषय की परीक्षा में एक छात्र को 100 अंकों में 65 अंक मिले, अच्छा काम हुआ। ठीक है, 100 में कितने मिले, और मिलना चाहिए वैसे तो। मैथ में अब क्या है, तो बड़ा खेल चल रहा है। 100 में कितने मिले इसको, 65 अंक मिले। अब इस छात्र को गणित विषय की इस उपलब्धि को आप क्या कहेंगे? अच्छा, मूल्यांकन कहेंगे, आकलन कहेंगे, मापन कहेंगे, या मूल्यकरण कहेंगे? तो साथियों आपको मैंने बता रखा है कि योग्यताओं विशेषताओं को संख्यात्मक मान देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बालक की योग्यताओं विशेषताओं को संख्यात्मक मान देने की प्रक्रिया मेजरमेंट कहलाती है, या मापन कहलाती है, शैक्षिक मापन कहलाती है। तो यहाँ पर बच्चे को गणित कितनी आती है, इसको हमने किस रूप में व्यक्त किया है, इसको हमने संख्यात्मक मान के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, मापन हमारा सही जवाब होगा। चलो भाई आगे बढ़ो। प्रशासन शर्तों के आधार पर परीक्षण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रशासन मतलब क्या होगा, कितने हम एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम कितने लोगों को संभाल रहे हैं, एक लोगों को संभाल रहे हैं या कई लोगों को संभाल रहे हैं? तो वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, शक्ति या गति, शाब्दिक या अशाब्दिक, तो व्यक्तिगत या सामूहिक। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया, प्रशासनिक आधार पर आप एक व्यक्ति को संभाल रहे हैं या फिर पूरे ग्रुप को आप संभाल रहे हैं। तो प्रशासनिक शर्तों के आधार पर आप किसी भी टेस्ट को व्यक्तिगत या सामूहिक, इंडिविजुअल, या जो हमारा ग्रुप टेस्ट है उस रूप में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। यदि एक स्थिरांक स्थिर अंक, सीधे बोलो, ठीक है, प्रत्येक प्राप्तांक में जोड़ दिया जाए तो उसके मानक विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जितने भी हमारे पास डिजिट्स थे, जितने भी अंक थे, उन सब में हमने क्या किया है, एक फिक्स नंबर हमने जोड़ दिया है, तो उसके मानक या स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ जाएगा क्या, या स्टैंडर्ड डेविएशन घट जाएगा? मान अपरिवर्तित रहेगा या फिर मान शून्य हो जाएगा? तो देखो, जोड़ना घटाना कुछ भी करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब गुना, 2 गुना या 3 गुना करेंगे तो उसी मात्रा में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भाषण प्रतियोगिता में 2 निर्णायकों ने, अच्छा 2 जज थे, उन्होंने 12 प्रतियोगी जो थे उनको अंक प्रदान किया। उनका जो डिसीजन था, उनके डिसीजन में हमने रैंक, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है, वो कोरिलेशन अप्लाई किया और वहां पर हमें क्या मान मिला है, प्लस 0.3। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो 0.3 है तो बहुत अच्छा तो नहीं आया है ना, यानी 0.9 के करीब होता तो दोनों निर्णायकों में अच्छा संबंध होता। देखते हैं फिर भी क्या दोनों निर्णायकों में पर्याप्त तालमेल है। पर्याप्त कोई तालमेल नहीं है ये तो नहीं कह सकते। दोनों निर्णायकों के निर्णय में तालमेल है पर कम, दोनों निर्णायकों में अधिक अंश तक तालमेल है तो ये नहीं कह सकते हैं। दोनों निर्णायकों के निर्णय में तालमेल है परंतु कम है, ठीक है, थोड़ा सा 60-70 के ऊपर होता तो अच्छा माना जाता है, ये निम्न है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अवस्था में स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रभावित रहती है? तो ये हम लोग जानते हैं, अच्छा सा प्रश्न है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना किस अवस्था में रहती है? किशोरावस्था में ये अधिकतम देखने को मिलती है। कई बार आप अलग अलग पढ़ चुके होंगे। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। देखो इतनी लंबी परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ये परिभाषा कभी आएगी तो पहली लाइन पकड़ना। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, किसने कहा? ये टीपी नंद साहब का है, जो बालक के व्यक्तिगत विकास को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और बालक के व्यक्तिगत इंडिविजुअल डेवलपमेंट में सबसे अग्रणी नाम अगर किसी का है तो किसका है? वो टीपी नंद साहब का है। अगला प्रश्न देखो, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के लक्ष्य समूह कौन है जिनको अनौपचारिक शिक्षा केंद्र पढ़ाएंगे? निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ाएंगे, ठीक करेंगे। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा। तो आंगनबाड़ी वाले क्या करेंगे फिर? तो प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे या उपरोक्त सभी को पढ़ाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के हमारे सभी जो है वो उसी श्रेणी में रखे जाएंगे, ठीक है। अरे अनौपचारिक केंद्र वही तो आता है उसी में, ठीक है। चलो, शिक्षा का सर्वाधिक संपूर्ण उद्देश्य क्या है? सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक या मानसिक विकास? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का संपूर्ण विकास यहाँ पर अगर
अगर होता सर्वांगीण विकास, ठीक है, तो क्या लगते थे तब सर्वांगीण विकास होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्वांगीण विकास नहीं है, सब अलग अलग में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है हमारा, मानसिक विकास, ठीक है, ए बी सी और डी। ओके, चलिए, हंसा मेहता समिति 1962 संबंधित है किससे, प्राथमिक शिक्षा से, सामाजिक या जनसंख्या, तो आप सभी जानते हो कि हंसा मेहता समिति किससे संबंधित है, स्त्री शिक्षा से संबंधित है। 1958, ठीक है, किससे संबंधित है, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक, उसके बाद 1962-63 हंसा मेहता समिति, ठीक है, और फिर आपका क्या है, सीधे चले आइए आपका ये मैंने आपको स्त्री शिक्षा पूरा पढ़ा रखा है, सारे जो स्त्री शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग हैं उन सब के क्या रिकमेंडेशन रही है और कब कब ये गठित हुए हैं, ये सारी चीजें मैंने लेक्चर में आपको पढ़ा रखी हैं, वहां से आप प्रॉपर रूप में देख भी सकते हैं, हो सकता है आधा मिस हो जाए तो आप गलती न करें, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, तो हम जानते हैं कि अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है। निम्नलिखित में से कौन मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषता नहीं है, ओपन यूनिवर्सिटीज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, तो देखो, प्रवेश नियमों में शिथिलता, स्वगति, कक्षाधारित या क्रेडिट का ट्रांसफर, तो हम जानते हैं प्रवेश में शिथिलता रहती है प्रवेश नियमों में, ठीक, स्वगति से सीखते बढ़ते रहते हैं बच्चे, और क्रेडिट का ट्रांसफर होता है, बट रेगुलर क्लास चलेगी ऐसा कोई टाइमिंग सेट नहीं होती, ठीक है, फिर भी आज के समय में कुछ थोड़ा बहुत इस पर काम चल रहा है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव किसने दिया, बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ने, मैकाले ने, एडम ने या विलियम हंटर ने, तो प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव दिया था विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा आयोग ने, किसने, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग 1800 कब 1882, ठीक है, 1882-83, तो ये बताओ कौन थे इसके इसके जो हेड थे वो कौन थे, सर विलियम हंटर साहब थे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना किस वर्ष में क्रियान्वित की, ठीक है, 1976, 1972, 1968 और 1970, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इसका रिकमेंडेशन सबसे पहले किसने दिया था, इसका सबसे पहले रिकमेंडेशन जो दिया था कोठारी आयोग ने दिया था, ठीक है, उसी कोठारी आयोग 1964-66 के आधार पर 1964-66 के आधार पर जो देश की पहली शिक्षा नीति बनी थी वो बनी थी कौन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, देश की पहली शिक्षा नीति थी, दूसरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और तीसरी हमारी 2020, मैं आपको 2020 भी पढ़ाऊंगा पूरे कायदे से, ठीक है, बीच में एक और बनी थी लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर कौन सा हमारा होगा 1968। किस शिक्षा नीति ने गति निर्धारक पेस सेटिंग स्कूल की स्थापना प्रथम बार उल्लेख किया था, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पेस सेटिंग स्कूल, ठीक है, पेस सेटिंग स्कूल किसके लिए था, तो पेस सेटिंग स्कूल किससे संबंधित है, बताओ भाई, किससे है, नवोदय विद्यालय से, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। कर्जन की शिक्षा से है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1968, 1986, ठीक है, तो दिशा भ्रम ना हो जाए, ठीक है, डिसलेक्सिया मत करना, इधर उधर अंक बदल दो, तो क्या है आपका नई शिक्षा नीति 1986, ठीक है, इसमें आपका इस बारे में चर्चा की गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको प्रशिक्षण देना है, तो किसको प्रशिक्षण देना है भाई, औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को, वेरी नाइस, बिल्कुल देना है भाई, अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को देंगे भाई, आंगनबाड़ी और सबको कौन देगा, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यरत कर्मियों को, बिल्कुल, तो इसका मतलब होगा क्या, जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एक पिंक डायरी, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया भी है डाइट के बारे में, 7 विभागों की चर्चा हुई है वहां पर, तो उन सब में इन सब चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा सवाल, हाँ ठीक, 25 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्यालय खोलने की बात कही गई, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में आप जानते हो सरकारी स्कूल नहीं, गैर अनुदानित नहीं, सरकारी अनुदानित विद्यालय नहीं, अल्पसंख्यक विद्यालयों की बात, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जो स्वतंत्रता की बात है 30 और 31 में अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने की स्वतंत्रता दी गई है, और 28 में कहा गया है कि कोई भी सरकारी स्कूल में
धर्म की शिक्षा मत देना, डंडे से मारेंगे। ठीक, ऐसा कहा गया, मतलब ऐसा नहीं कहा गया है, समझ लेना अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? 1986, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 86, 87 चक्कर मत लो, 87, 88 का चरण था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यही जवाब सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दर्शन का संबंध शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से है, जबकि शिक्षा विज्ञान जो है वो शिक्षक शैक्षिक साधनों का निर्धारण करता है। किसने कहा है? तो स्पेंसर, फिक्टे, रसेल या जॉन डीवी साहब। तो ये फिलहाल तो किसके लिए रही है? जॉन डीवी की डेफिनेशन होनी चाहिए। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन का अभिन्न अंग है? मालूम है इस दर्शन लिखा है, लेकिन प्रश्न के रूप में बता रहा हूं तो आपको समझ लेना है। कर्म का सिद्धांत इस दर्शन का भिन्न अंग है, जो तुम्हारे मन की बात कर देते हैं। केवल वेदांत का, केवल बौद्धवाद का, बौद्धवाद या वेदांत दोनों का, ना तो वेदांत का नहीं बौद्धवाद का। तो कर्म का सिद्धांत हमारे लगभग सभी दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार रहा है, ठीक है। इसलिए कर्म और पुनर्जन्म को हम किसी भी दर्शन में निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर वेदांत और बौद्धवाद दोनों का है। गिलफोर्ड की बौद्धिक संरचना के अनुसार कोई व्यक्ति कितने प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं रख सकता है? तो गिलफोर्ड का जो आपका एक मॉडल दिया गया है, 3D मॉडल जो दिया गया है गिलफोर्ड का, उसमें आपका कितनी बताएगी? 120 एक बार बताएगी, एक बार 150 बताएगी और एक बार 180 बताएगी। तो सबसे लेटेस्ट कौन सी? 180 है। अगर 180 दिया है तो आप इसको 180 ही चूज करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। त्रिध्रुवीय शिक्षा के 3 ध्रुवों में किस संस्था के ठीक है, ये प्रश्न ही को अपने में कंफ्यूजन का है। 3 ध्रुवों में, ठीक है, कौन सा, या फिर जो आपका मूल्यांकन का त्रिकोण की बात कही गई है, ये उस तरीके का प्रश्न होना चाहिए कि मूल्यांकन के त्रिकोण के संस्थापक क्या है। तो मूल्यांकन के आधार पर त्रिध्रुवीय शिक्षा के 3 ध्रुवों में से किस संस्था के संचालक है? ऐसा प्रश्न जो है बड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, ये कुछ अर्थ इससे नहीं मिल रहा है। लेकिन जो त्रिध्रुवीय जो व्यवस्था है उसको किसके लिए है? त्रिकोण व्यवस्था जो है वो मूल्यांकन से संबंधित है। बाकी तो अध्यापक शिष्य और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव तो है ही है, ठीक है। ये तीनों ध्रुव हैं। हो सकता है कि जब ये आया हो तो उस पर चैलेंज हो गया हो, नहीं आया होगा तो इसका फिलहाल आंसर मूल्यांकन माना गया है, ठीक। तो आज के लिए हम इतनी क्वेश्चन को एक बार समझेंगे ध्यान से, और इनके जितने भी प्रश्न हैं उनको एकदम आत्मसात कर लीजिए। ये प्रश्न अगर दोबारा कभी आते हैं परीक्षाओं में 100% आएंगे, कभी न कभी ये रिपीट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो पढ़ चुके हो उससे गलती ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम कंटेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोग आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे। आयुर्वेदिक दवा है हमारे पास, ठीक है। मैं एलोपैथ वाला कोई काम नहीं कर पाऊंगा कि फटाफट आपको रटा दूं, लेकिन जब मजबूती से आप अपना बेसिक मजबूत करते हुए आगे चलेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक अच्छा परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते रहिए। आपको मैं पूरा सहयोग हर समय प्रदान करता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए भारत माता की